सर ये नेग्लिजेंस सीएमए की तरफ से है या वक्फ बोर्ड की तरफ से है? सर ये सीएमए जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है जो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी को टेक केयर करने की ही उनकी एक मुतवल्ली की हैसियत होती है। यहाँ पर मुतवल्ली की हैसियत कितनी होती है कि वो आखिर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मुतवल्ली की। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत अहम यही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो एक जजमेंट, सिंगल बेंच का एक जजमेंट दिया था कि इधर एज इट इज़ इसको जो ईदगाह है उसके लिए करना है बोलकर, उसका बावजूद गवर्नमेंट अपील जाकर है। अपील जाने के बाद हाई कोर्ट का डबल बेंच ये दिया है कि इधर कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है। तो इसलिए आज का मीडिया का माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ईदगाह मैदान है आजकल का नहीं है, 1898 से ब्रिटिश का रूल्स का तब से ही है। दूसरा 1938 का मैसूर प्रोविजन स्टेट यानी ब्रिटिश का रिकॉर्ड का मुताबिक ये मुस्लिम्स नमाज के लिए यूज़ किया हुआ जगह है। तो हम लोग को मालूम है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुताबिक 1947 अगस्त 15 में जो भी वर्शिप का प्लेसेस हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी प्लेसेस, एज इट इज़ वो रहना है। उसको बदलने का, ट्रांसफ़र करने का, ओनरशिप ट्रांसफर करने का, अल्टर करने का कोई हक किसी सरकार को नहीं है। ये 1991 वर्शिप एक्ट यानी कि 1947 में उधर ईदगाह था, नमाज हो रहा था, सबको मालूम है, तो इसलिए एज इट इज़ रहना है। नंबर 2, इसमें ये प्रॉब्लम कब शुरू हुआ? 1955 तक कोई भी, चाहे वो उधर उस समय टाइम का सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हो, कभी भी उधर एक ये हमारा जगह बोलकर क्लाइम नहीं किया, कुछ भी रिकॉर्ड्स फाइल नहीं किया। ये शुरू होता है 1955 में। 1955 में सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक स्कूल बनने के लिए जब जाते हैं, तो उस टाइम में उधर का जो मुतवल्ली रहते हैं, ईदगाह का मुतवल्ली, इंग्लिश रिकॉर्ड्स में उनको मैनेजर खाजी कहा जाता है, रुकमुल मुल्क अब्दुल वाजिद साहब जो उधर का मुतवल्ली रहते हैं, उन्होंने सीएमसी को ये बताते हैं कि कॉरपोरेशन को आप स्कूल बनना है तो दूसरी जगह में बनो, ये क्योंकि एक ईदगाह है, नमाज का जगह है। और उसके बाद कॉरपोरेशन ने स्कूल बनने के लिए तैयार होते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन को आ जाते हैं। तब उस टाइम का जो खाजी साहब उधर मुंसिफ कोर्ट में एक शूट फाइल करते हैं इंजेक्शन के लिए, क्योंकि ये बताते हैं कि ये मुस्लिम्स का ईदगाह है, इधर स्कूल नहीं बनना है, दूसरे जगह में बन सकते हैं। ईदगाह का जगह में जो इंटरवेंशन नहीं करना है बोलकर एक मुंसिफ कोर्ट में खाजी साहब जो जाते हैं, तो उस जजमेंट वो उसका जो अपील जो है खारिज होता है, यानी कि म्यूनसिपल काउंसिल का फेवर में होता है। उसके बाद 1956 में नंबर 643 1956 में खाजी साहब प्रिंसिपल सिविल कोर्ट बेंगलोर में इसको अपील जाते हैं, फर्स्ट अपील में ये करते हैं। ये अपील में ये जो जजमेंट आता है मुस्लिमों का फेवर में आता है, ईदगाह है, इसमें सिटी म्यूनसिपल कोई भी इंटरवेंशन नहीं करना है, और ये जगह सर्वे नंबर 40 गुट्ठली देकर 5 गुंटा जगह ये कंप्लीट मुसलमानों का प्रॉपर्टी है, ईदगाह है। ये जजमेंट 1956 में आता है। तो ये 1956 में मैं बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, ये न्यूज़ देख रहे हैं, ये उस टाइम में कांग्रेस का हुकूमत था, और सिटी कॉरपोरेशन इसको चैलेंज करते हुए सेकंड अपील जाता है मैसूर हाई कोर्ट को। उस जमाने में कर्नाटका हाई कोर्ट है, मैसूर स्टेट का मैसूर हाई कोर्ट को जाता है। मैसूर हाई कोर्ट में भी जजमेंट आता है कि ये ईदगाह है, और ईदगाह बोलकर कंफर्म कर जजमेंट आता है। इसमें खामोश नहीं होते सिटी कॉरपोरेशन। उस टाइम में कांग्रेस का हुकूमत होता है, कॉरपोरेशन में भी कांग्रेस का हुकूमत रहता है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट को अपील जाते हैं 1962 में, 479/1962। सुप्रीम कोर्ट को जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 साल इसका बहस होता है। उसके बाद 64 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट आता है फाइनली ऑन 27/1/1964
वो जजमेंट में क्या क्या पॉइंट जजमेंट में आता है। नंबर 1, वो जजमेंट कहते हैं कि ये जो जगह है ये बहुत पुराने सालों से ये जगह मुसलमानों का है। सेकंड, पहले से भी ये जगह का जो कब्ज़ा होता है या इसका जो ओनरशिप होता है, ये सब कोई भी बिना कोई यानी ऑब्जेक्शन से ये मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी इसको यूज़ करते हैं, ये मेंशन करता है। तीसरा, बहुत पुराने ज़माने से अब तक ये जागे का यूजेज जो होते हैं वो एक ही जैसा होते हैं, वो ईदगाह है, नमाज के लिए यूज़ होते हैं। और सिटी म्यूनसिपल जो भी अब तक का जो भी उनका आर्गुमेंट था, वो सब उनका अपील था, उनका पूरे को खारिज करके मुस्लिम का फेवर में वो जजमेंट आता है। और सीएमसी जो उनका ओनरशिप या उनको यूजेज के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को नहीं देते हैं। उसलिए वो बहुत यानी कि बहुत स्ट्रेस करके सुप्रीम कोर्ट बोलता है, जो सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सुप्रीम कोर्ट को गया है जगह का ओनरशिप का क्लेम करते हुए या यूजेज का क्लेम करते हुए, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कोई भी डॉक्यूमेंट सीएमसी ने नहीं दिया है। और इसको और एक बताते हैं, ये खाजी साहब का बरियल ग्राउंड बोलकर रिकॉर्ड है, इसमें ये इनाम ज़मीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यानी इनाम ज़मीन नहीं है तो कोई भी सरकार को इसको क्लेम करने का कोई हक नहीं रहता है। और 1938 से 1947 तक इस जगह में अलग अलग टाइम बीइंग के लिए वगैरह करने के लिए लाइसेंस दिया हुआ रिकॉर्ड्स है। सुप्रीम कोर्ट का पेज नंबर 7 में, और ये जगह में ईदगाह और उससे पहले कब्रिस्तान था बोलकर ये सही है बोलकर आता है। 1938 का एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक ईदगाह था इधर, ये ईदगाह का जो डॉक्यूमेंट 1871 से ही आ रहा है बोलकर वो भी क्लियर किया है। सुप्रीम कोर्ट बहुत वेरी क्लियर बताता है, सीएमसी कोई भी विटनेस या डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं दिया बोलकर। और दूसरा एक क्लेम हमारा रेवेन्यू मिनिस्टर अशोका बोले थे, ये जगह के बदले में दूसरा जगह दिया है, वो भी वो जजमेंट में आता है। दूसरे जगह कब्रिस्तान का दूसरा जगह, ये 2 एकड़ का अलावा भी उधर जगह था, कब्रिस्तान में यूज होता था, उसका बदले में कब्रिस्तान दूसरा दिया हुआ है। ये ईदगाह का जगह ही है, क्योंकि वो जो अल्टरनेट जगह दिया है भी, इसको भी कोई भी लिंक नहीं है, ये ईदगाह है बोलकर वो सीएमसी का जो भी क्लेम है उसको खारिज करता है। दूसरा एक अहम पॉइंट है 1965 में 1965 में मैसूर स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ का गेजेट नोटिफिकेशन होता है। उस गेजेट नोटिफिकेशन नंबर 137 में ये ईदगाह सुन्नी चामराजपेट सर्वे नंबर 42 2 एकड़ 5 गुंठा जगह बोलकर रिकॉर्ड होता है। नॉर्मली आपको मालूम है, क्योंकि जो वक्फ का जगह होते हैं, वक्फ का जगह का जो बेस जो है वो नोटिफिकेशन है, गेजेट नोटिफिकेशन है। ये रेवेन्यू मिनिस्टर को मालूम होना चाहिए था कि गेजेट नोटिफिकेशन हो गए। आज तक अभी पूरा रिकॉर्ड आप चेक करेंगे, जो गेजेट नोटिफिकेशन का बुनियाद पर ही रिकॉर्ड होता है, चाहे लेटेस्ट जो आरटीसी हो या पहले पुराना जो क्या था आरटीसी से पहले पढ़नी वगैरह जो भी था, वो सारे भी किधर से होता है, उसका जो बेस जो होता है गेजेट नोटिफिकेशन होता है। तो ये सब रखते हुए इसका बाद और एक आप भी दे सकते हैं, 1979 में सीएमसी इस जगह में कुछ बिल्डिंग बनने के लिए जो लाइसेंस को मांगे थे, उस टाइम का मुतवल्ली और कमेटी उस टाइम में लाइसेंस भी देता है, 1981 में इसको रिन्यूअल भी करके देता है। तो आज हम ये मेजर इसमें जो फॉल्ट जो है कांग्रेस का हुकूमत टाइम का है, क्योंकि कांग्रेस का हुकूमत रहने के बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट को सीएमसी जो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब कांग्रेस का हुकूमत में टाइम, कांग्रेस का हुकूमत सीएमसी में भी था। तो आज जो इसमें मुजरिम नंबर 1, ये जो इश्यू बनाने के लिए मुजरिम नंबर 1 कांग्रेस है, उसके बाद बीजेपी आता है। तो बीजेपी सरकार को हम अपील करते हैं, क्योंकि गणपति बिठाना ये सब सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम लोगों का जो भी इश्यूज है उसको एड्रेस करना है। आज हाईकोर्ट आपको एक परमिशन दिया होगा, हम अपील करते हैं ये गणपति बिठाने का काम नहीं करना है, क्योंकि ये इतने सालों से नमाज किया हुआ जगह है। और हम अपील करते हैं हमारे हिंदू भाइयों से, ये कब्रिस्तान भी है,
क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या खबरस्तान में गणपति बिठाने को आपको मंजूर है? ये भी हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह है आज़ादी के बाद गणपति बिठाने का आलेकर है, सब रेस्पेक्ट करते हैं, कोई कम्युनिटी उसको रेस्पेक्ट करता है, कोई भी इनकार नहीं है। स्कूलों में बिठाते हैं उसको भी, कोई भी मुसलमान, कोई भी मुस्लिम तंजीम ऑब्जेक्शन नहीं किया। हम इसलिए बता रहे हैं कि उधर पीस हो, अमन हो, एक रेस्पेक्ट हो, जो फीलिंग्स उनका, तो इसलिए ये काम नहीं करना है। ये हम सरकार से अपील करते हैं। हम अपील करते हैं, कांग्रेस जो गलती किया वो गलती आप नहीं करना है। आप 1 करोड़ मुसलमानों का हक में एक बेहतरीन फैसला देना है। अगर एक वादे के लिए अगर ये हुकूमत का जगह बोलकर, हुकूमत का कोई क्लेम नहीं है, उसका बावजूद भी पावरफुल है हुकूमत अगर ये हमारा ही है बोलकर क्लेम किया, तो भी हम अपील करते हैं 1 करोड़ मुस्लिम्स का जो फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करते हुए ये जगह परमानेंटली मुस्लिम कम्युनिटी को ग्रांट करके देना है। क्योंकि आप आरएसएस के जितने भी जो इंस्टीट्यूशन को, अलग अलग तंजीमों को, मठों को आप एकड़, बहुत कितने की एकड़ जगह तो आप ग्रांट करते हैं। ये पूरा मुसलमान अपील करते हैं 2 एकड़ ग्रांट करो, ख़त्म हो गया ये, वंस फॉर ऑल ये कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा सर, क्योंकि पिछले 4 साल से जो है वहाँ पर मुस्लिम एमएलए रहा कर रहे हैं, आप बार बार जो है कांग्रेस की तरफ जो इशारा कर रहे हैं, मुस्लिम एमएलए ने भी जो है इस मामले को सॉर्ट आउट करने की नहीं कोशिश की। तो इसमें हम लोग को ये जानकारी है, अभी हाई कोर्ट में गए, अभी सुप्रीम कोर्ट को, और जो कमीशन यानी कॉरपोरेशन के साथ जो भी डील करते थे एमएलए का लीडरशिप में होता था बोलकर मुझे समझ में आया। तो इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ मैं बताया, 1955 से बताया। वो सभी टाइम में कांग्रेस का हुकूमत था। अगर कांग्रेस हुकूमत अगर चाहते तो इसको चालू कर सकते थे। 5 साल का सिद्धरामैया जी का हुकूमत था, उस टाइम में भी चालू कर सकते थे। तो ये चालू नहीं किया है। अगर वो टाइम में अगर वो करते थे, ये सब रिकॉर्ड चेक करते हुए, अगर मेरा क्वेश्चन ये है, पिछले 4 टर्म से यानी लगभग 20 साल से पर्टिकुलर उस इलाके में मुस्लिम एमएलए की क़ियादत चल रही है, क्या उन्होंने इस मामले को उनकी सरकारों में सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता कोशिश नहीं किया बोलकर। अलग अलग अभी जो कोशिशें हो रहे हैं उन्होंने लीड कर रहे हैं। अब तक हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, आपको मालूम है, उन लोग ही सॉल्व करते थे। मगर कांग्रेस का हुकूमत रहने के टाइम में ज़मीर अहमद खान साहब भी इसको ट्राई करके आराम से कर सकते थे। हुकूमत भी अगर चाहते तो आराम से इसको इस इशू को कर सकते थे। और ये अलग अलग इश्यूज़ में जो आने वाले ये जो मुस्लिम कायदीन कोई भी अलग अलग इश्यूज़ पे जाते हैं। ये लोग कहते हैं एसडीपी को बैन करना, पीएफआई को बैन करना बोलकर, कोई भी यानी रिलेशन नहीं है, पब्लिक का रिलेशन है, ऐसे इश्यूज़ पे जाते हैं। क्यों ये लोग बैठ के, मुस्लिम कायद सब लोग बैठ के ये सॉल्व नहीं कर सकते थे? ये मेरा क्वेश्चन है। एक ऐसी भी जो है खबर फैली हुई है कि गालिबन 2004 के अंदर वहाँ के मुकामी एमएलए ने आइडिया नहीं अब तक। हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग पढ़े हैं, कलेक्ट किए हैं, ऐसा एक डॉक्यूमेंट हुआ है जैसा हम लोग को नज़र में नहीं आया, या दूसरे का कभी भी अशोक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला है जैसा मैंने देखा था, उसमें भी नहीं है। कहीं भी हम लोग को लाइमलाइट में ये इशू नहीं आया। ये कैसे जब बात की जाती है तो सीएम इब्राहिम हो, देवेगौड़ा हो, उन्होंने मिलकर इस मसले को हल किया था। इस मामले में क्यों जेडीएस हो या फिर उनके लीडरों की क्यों आवाज़ नहीं उठेगी? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं जितने भी हुकूमत था, जेडीएस का भी हुकूमत था, कांग्रेस का भी हुकूमत था, ये पीरियड में ये लोग चालू करते थे। बीजेपी आपको, हम लोग को सबको मालूम है, कौम का दुश्मन है, खुल्ला दुश्मनी करते हैं। मगर ये सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया ये लोगों ने आराम से कर सकते थे। फुल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत था, कांग्रेस का भी था, जनता परिवार का भी था। तो उस टाइम में ये लोग सॉल्व नहीं किए, इसलिए हम लोग को झेलना पड़ रहा है ये टाइम। वक्फ बोर्ड के मामले में आप क्या कहेंगे सर, उन्होंने क्यों पेश नहीं किया डॉक्यूमेंट्स? देखिए, ये जब करना था, नॉर्मली जो है, जो गेजेट नोटिफिकेशन का आधार पर ही जो रिकॉर्ड बढ़ता है, क्योंकि पढ़नी हो या जो भी रिकॉर्ड हो, वो गेजेट नोटिफिकेशन जब हुआ वक्फ बोर्ड में, तब भी ये लोग करना था। 1965 में गेजेट नोटिफिकेशन के बाद फिर फाइल मूव करना कि इसको
रिकॉर्ड करने के लिए, खाता या तो खाता हो या पढ़नी हो, जो भी हो, करने के लिए गेजेट नोटिफिकेशन का आधार पर ही करना था, क्योंकि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है गेजेट नोटिफिकेशन के आधार पर ही पढ़नी बनाए, यानी रिकॉर्ड बनाए। ये वक्फ बोर्ड का फेल्यूर है। वक्फ बोर्ड ये जगह बचाने का काम में लगे नहीं। आपको मालूम है इतना सारा है, वक्फ बोर्ड जगह लूटने का काम पे ही लगे हुए इतने साल। जो भी सियासतदान वक्फ बोर्ड में रूल करे, ये सब ऐसा ही किए हैं। सीएमए के बारे में क्या है? सीएमए का इदारा है, सीएमए इदारा नहीं, कोई भी इदारा हो, राइट टाइम में इसको सॉल्व करना था, यही हम बोलना चाहते हैं। आपका स्टैंड क्या रहेगा सर वक्फ बोर्ड के लिए? नहीं, अभी देखिए, अभी का मसला ये है कि अभी आज ये जो गवर्नमेंट का हाथ में है, गवर्नमेंट एक तो गवर्नमेंट का क्लाइम नहीं है, एक साफ है, और ये सुप्रीम कोर्ट को अपील को भी जाकर है, सीएमए या जो भी पार्टी जाकर है, भी मालूम है। अगर गवर्नमेंट एक वादे को हम गवर्नमेंट का ही करें तो गवर्नमेंट को सैंक्शन करने के लिए सभी लोग कोशिश करना है, इसको परमानेंट एक सोल्यूशन करने के लिए बस। सबसे पहले तो मैं सभी रियासत कर्नाटक के बाशिंदों को सलाम पेश करता हूं। आपके माध्यम के ज़रिए से मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की नीयत से हम लोग पार्टी से ये फ़ैसला लिया गया। हमारे रियासत कर्नाटक के सदर जो है आज बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किए थे, उसी के एक कंटिन्यूस पार्ट के तहत मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाह रहा हूँ जो सियासी और कानूनी बहुत ही दावपेच के ऊपर जो नज़रें जो है डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि अब तक की जो क़ियादत मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी के साथ जो की गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो की गई, वो क़ियादत में कहीं ना कहीं उनके दिलों में जो है हमारे इस पूरे मुस्लिम समाज को जो है धोखा देने की ही नीयत कहीं ना कहीं उनकी रही है। जब इंसान की कोई नीयत होती है तो वो उनके करतूतों में बाहर आती है। आज उनके करतूत हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ईदगाह का नहीं है, क्योंकि ईदगाह का मुद्दा जो है बहुत पहले 1964 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लियर कट जजमेंट में कंफर्म कर दिया था कि ये परमानेंट इंजंक्शन जो है मुसलमानों के फेवर में है और ये ईदगाह ही है, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी संपत्ति जो ईदगाह की है। अभी जो पुरानी बातें हम देखेंगे तो तकरीबन 1898 से ये प्रॉपर्टी जो है ईदगाह की शक्ल में मुसलमानों ने इस्तेमाल की है। तब इस प्रॉपर्टी की टोटल जो मेजरमेंट थी वो 10 एकड़ 5 गुंठे थी। बाद में वो जो अभी बची हुई जो प्रॉपर्टी है सर्वे नंबर 40 ऑफ गुट्टल्ली की जो विलेज सर्वे नंबर है, उसमें सिर्फ 2 एकड़ 5 गुंठे बची हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ईदगाह की प्रॉपर्टी है। अब तो बाकी प्रॉपर्टी क्या हुई? बाकी प्रॉपर्टी जो जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया था उसके बदले में दूसरी जगह पर जो है ईदगाह को दूसरी जगह पे जो है कब्रिस्तान को जो है बनाया गया है, ईदगाह को सिर्फ यहाँ पर रखा गया है। तो हम ये देखना है कि 1898 से लेके 2002 तक भी ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के कब्जे में सिर्फ और सिर्फ नमाज, ईदगाह की नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए इस्तेमाल की गई है। अब रही बात ये लिटिगेशन कैसे शुरू हुआ? शुरू होता है 1955 में तकरीबन, कि पहली बार जो है यहाँ पर उस वक्त बेंगलुरु सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुआ करती थी, उन्होंने जो है यहाँ पे एक गुस्ताखी की कि वहाँ पे जो है वो जगह को मिसयूज करने की कोशिश की किसी न किसी वजह से। तो उस वक्त के यहाँ पर जो काजी साहब थे उनको मैनेजर काजी करके अंग्रेज़ों ने अपने जो एविडेंस में लिखा है, अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, उनको जो है हम आज की ज़ुबान में मुतवल्ली कह सकते हैं। उस ज़माने के मुतवल्ली साहब जो थे उन्होंने इमीडिएटली सिविल कोर्ट की, मुंसिफ कोर्ट की जो है जो डोर को उन्होंने खटखटाया। ओएस नंबर 123 ऑफ 1955 को उन्होंने फाइल किया, जो 56 में आके जो है डिसमिस हुआ केस। फ़ौरन उन्होंने उसी 56 में जो है रेगुलर फर्स्ट अपील प्रिंसिपल सिटी सिविल कोर्ट बेंगलुरु के सामने उन्होंने रेगुलर फर्स्ट अपील फाइल की, जिसमें जो जजमेंट आया आज तक वही जजमेंट कायम है। इसके खिलाफ कोई भी जजमेंट अब तक नहीं आया था। इसको हमें पहले समझना चाहिए कि 1956 का प्रिंसिपल सिविल कोर्ट बेंगलुरु का जो जजमेंट है, उसी को उस वक्त की हाई कोर्ट जो थी उसका नाम था ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मैसूर, उन्होंने भी अपहेल्ड किया। उसके बाद उस वक्त की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने उसी वक्त जो है ये फैसला किया कि मुसलमानों को तकलीफ देना है तो सुप्रीम कोर्ट जाना है। वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट। 1962 में उन्होंने एक सिविल अपील नंबर 479 भी उन्होंने फाइल किया 1962 में, बट उनके तरफ से कोई भी एविडेंसेस, किसी भी तरह के जो है रिकॉर्ड्स जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल नहीं किया, पेश नहीं किया। उसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कंप्लीट एविडेंसेस को कंसिडर करके मुसलमानों के फेवर में जो
ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था अपहेल्ड करके लोअर कोर्ट का ऑर्डर को, उसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए ये कहा कि ये प्रॉपर्टी ईदगाह है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर किसी भी तरह का राइट्स हो या किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का पावर हो वो सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं है। ये ऑर्डर क्लियरली आ गया। ये होता है 1964 में। 65 में क्या हुआ, उस वक्त की मैसूर गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन किया, इस प्रॉपर्टी को सीरियल नंबर 137 के तहत जो है गैजेट प्रॉपर्टी भर के वक्फ प्रॉपर्टी बोल के नोटिफाई कर दिया। अब उस हुकूमत की अगर ये प्रॉपर्टी होती, अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर प्रॉपर्टी होती, तो मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त के कांग्रेस गवर्नमेंट से, आज के बीजेपी गवर्नमेंट से, 1965 से लेके अब तक क्या आपकी हुकूमत क्या कर रही थी? सो गई थी क्या? आज आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने कोई एविडेंस नहीं दिया बोल के हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट करके सच्चाई को छुपाते हुए एक धोखे की नीयत से जो है गलत इंफॉर्मेशन को लोगों में फैलाने की जरूरत उन्होंने की है। उनका जवाब हमें देना है। जवाब यही है कि ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह से जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। अभी क्या होता है, 1965 में जब ये नोटिफाई हो गया तो उन्होंने चैलेंज भी उसको नहीं किया। 1968 में सिटी कॉरपोरेशन के तहत से एक रिट पिटिशन फाइल होता है 1968 में। वो रिट पिटिशन 4259 के नंबर में फाइल होता है। मज़ेदार चीज़ अब हमको ये देखनी है कि जो प्रॉपर्टीज़ को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को नोटिफाई होने के बाद सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेंगलुरु ने जो चैलेंज किया था, उस लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ में सर्वे नंबर 137 की हमारी आज की ईदगाह की प्रॉपर्टी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह होता है कि उस वक्त की कॉरपोरेशन हार मान चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो सराहकों पर रखते हुए, उसके सामने सर झुकाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है सर्वोपरि मान के उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। बावजूद उसके भी ये होता है कि डिविजनल बेंच के सामने जो म्युनिसिपल सिटी कॉरपोरेशन उस जमाने की बेंगलुरु की जो फाइल किए थे रिट पिटिशन 68 में, जबकि ये प्रॉपर्टी नहीं थी, दूसरे प्रॉपर्टीज थे, वो रिट पिटिशन भी डिसमिस हो गया है। ऐसा नहीं कि वो रिट पिटिशन अलाउ हो गया, ऐसा नहीं है, वो भी डिसमिस होता है। तो कब डिसमिस हुआ? 1968 में डिसमिस हो गया। होने के बाद भी जो है किसी भी तरह के हरकत ना बीबीएमपी या उस जमाने के कॉरपोरेशन ने की, ना उस जमाने के हुकूमत मैसूर जो थी, जो रियासत मैसूर थी, उन्होंने भी नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? कर्नाटका एकीकरण हुआ, इसको कर्नाटक नाम मिला। जब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनने के बावजूद आज तक भी जो है किसी भी तरह के एफर्ट्स गवर्नमेंट के तरफ से नहीं हुए। अब होता यह है कि केंद्र सरकार में बीजेपी, राज्य सरकार में बीजेपी होने के बाद कुछ कठपुतलियों को ये लोग ले जाके वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन बना के बिठा देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने आप को सुपरवाइजर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्होंने सही तरीके से कदम नहीं उठाए। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये भी होता है कि तकरीबन 15-20 साल से जो लोग अपने आप को मुस्लिम कयादीन कह रहे हैं या फिर लीडर्स, नेता कह रहे हैं, इन्होंने भी जो है सही तरीके से इस चीज़ को पेश करने की कोशिश नहीं की। एक फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखते हुए इस चीज़ को पेश नहीं की। यहाँ पे मैंने देखा हमारे इम्मू भाई बड़े ही इमोशनल बंदे हैं, जो एक्स कॉर्पोरेटर होते हैं उस वार्ड के, वहाँ के आजू बाजू के वार्ड के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इसके लिए मैं अपने गर्दन भी कटाने के लिए दूँ। क्या बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है ये? गर्दन कटाने का इशू नहीं है, हिंदू मुस्लिम का इशू ही नहीं है। ये जो है एक्स कॉर्पोरेटर इमरान साहब ने उन्होंने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड किया है उनकी तरफ से, उसमें कहते हैं कि इसके लिए मैं गर्दन कटाने के लिए। ज़रूरी नहीं है, ये कोई जो है मजहबी मुद्दा नहीं है इस प्रॉपर्टी के लिए। तो मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जब कोई क्लैश होता है, एक डिपार्टमेंट है वक्फ बोर्ड, यानी कि वक्फ भी अपना गवर्नमेंट का, कर्नाटका का एक अपना जो है डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जबकि एक नया इन्वेंशन है बीबीएमपी का, बीबीएमपी को ही जब राइट्स नहीं है तो बीबीएमपी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम से खाता बनाने के लिए आपको राइट्स किसने दिए? दैट इज एब्सोल्युटली एन इलीगल एक्ट दैट यू पीपल हैव डन। इंशाल्लाह वी विल चैलेंज इट इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट्स। यहाँ पे क्या होता है, वक्फ एक्ट सेक्शन 6 क्लॉज 1 के तहत जो बीबीएमपी अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट बताना चाहती है, जताना चाहती है, तो उनको चाहिए था कि कॉम्पिटेंट कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए, जो कि सिविल कोर्ट बनता है, सिविल मामला बनता है। उन्होंने बीबीएमपी ने हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ने हो ये काम नहीं किया। तो इसका मतलब इन्होंने जो है क्लियर कट नेग्लिजेंस किया है। जो एनैक्टमेंट है वक्फ एक्ट सेक्शन 6 क्लॉज 1 को इन्होंने वायलेट किया है। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब जो केस हो रहा है इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। आज जितने भी लोग हमारे पास जो सवाल पूछ रहे हैं वो परेशान हाल हैं, क्या हाईकोर्ट ऐसा जजमेंट दे दी? भाई इसमें हाईकोर्ट की गलती नहीं है,
इसमें हाईकोर्ट की गलती नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट जो होती है, कोर्ट कोई भी कोर्ट हो, वो सिर्फ अपने सामने जो सबूत रखते हैं उसके बिना पर ही डिसाइड करते हैं। तो सही चीज़ों को रखने की जिम्मेदारी जो थी वो बोथ लिटिगेंट्स की थी। बोथ लिटिगेंट्स यहाँ पर जो है क्लीन हैंड से नहीं गए होंगे, नहीं चीज़ें साफ रखे होंगे। इसके वजह से जो है यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल बेंच में WP में एक ऑर्डर आता है स्टेटस को मेंटेन करो, तब वो लोग इमीडिएटली जाते हैं डिविजनल बेंच के सामने। डिविजनल बेंच के सामने इन्होंने कोर्ट को मिसगाइड करके, मिसलीड करके, फॉल्स इंफॉर्मेशन कोर्ट को देके इन्होंने एक रॉन्ग फैसला लिया है, जो कि हुकूमत को जो है राइट्स दिया गया है हाई कोर्ट से, डिविजनल बेंच से, जबकि हुकूमत कर्नाटक का इस प्रॉपर्टी पर कोई भी टाइटल या मालिकत्व या राइट टू टाइटल, राइट टू ओनरशिप नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है 1964 में। तो इस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सही तरीके से हाई कोर्ट के सामने पेश करने की जिम्मेदारी लिटिगेंट्स की थी। मुझे भरोसा है हाई कोर्ट पर भी और सुप्रीम कोर्ट पर भी कि आने वाले दिन, ये तो इंटरिम ऑर्डर है, ये कोई परमानेंट ऑर्डर नहीं है, आने वाले दिनों में सही चीज़ों को उनके सामने रखेंगे। सही चीज़ों को हम लोग जो है कोर्ट के एक सामने रखने के बाद, उसके ऊपर लाइमलाइट में लाने के बाद जो है सही फैसला हमें 100% आएगा, ये भरोसा हमें जुडिशरी पे है। सर ये नेग्लिजेंस CMA की तरफ से है या वक्फ बोर्ड की तरफ से है? सर ये CMA जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है जो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी को टेक केयर करने की ही उनकी एक मुतवल्ली की हैसियत होती है। यहाँ पर मुतवल्ली की हैसियत कितनी होती है कि वो आखिर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मुतवल्ली की दौड़ वक्फ बोर्ड तक। तो उन्होंने अपनी कोशिश की है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कोई काउंटर एविडेंस अब तक नहीं मिला है, उनकी नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए कोई काउंटर एविडेंस हमें नहीं मिला है। तो मैं गुजारिश करता हूँ CMA वालों से भी कि वो सारे लोगों को जो भी आपकी मदद करना चाहते हैं अपने साथ लेकर इसको एक बेहतरीन तरीके से एक लीगल पॉइंट रखने की कोशिश करें। इसको हिंदू और मुस्लिम मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मुद्दा है ही नहीं है। यहाँ पर कुछ जो है गलत ताकतें इसको ऐसा पेश करने की कोशिश कर रही हैं, गलत चीज़ों को लोगों की ज़ुबान में डालने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे किसी भी दूसरे मज़हब का कोई टाइटल इसमें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ है जो मुसलमानों को करेक्ट कर लेनी है, बस, और कुछ नहीं। सर हमारे लीडर गर्दन कटाने की बात कर रहे हैं, इससे समाज में क्या असर होगा? देखिए, आज कुछ लोग जो है सिर्फ अपनी एक सीट को बचाने के लिए, अपने जाति मफाद के लिए क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। कुछ वो BJP से भी हो सकते हैं, कांग्रेस से भी हो सकते हैं, JDS से भी हो। इनका मकसद बस इतना है कि अपनी कुर्सी ठीक रहे, सही रहे, चाहे कौम मेरी बर्बाद हो जाए, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं अदमन गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब इस दौर में बराए मेहरबानी वास्ते अल्लाह के जो है अपने मफाद को घर में रखिए, छोड़ दीजिए, कौम के लिए मुत्तहिदा होइए। ऐसे वाहियात स्टेटमेंट, बेहुदा स्टेटमेंट और इमोशनल स्टेटमेंट्स दे के कौम को मिसगाइड करने की कोशिश न करें, ये मैं गुजारिश उनसे भी करना चाहता हूँ। सर अभी आपने बताया एक्स कारपोरेटर इमरान पाशा ने सिर कटाने की बात की है, जी, लेकिन गर्दन कटाने की, जो कि शुरू से ही JDS का जो है स्टैंड है, ईदगाह के ऊपर कोई स्टैंड नहीं है, JDS से कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, JDS का एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे भड़काऊ भाषण देना, इसके ऊपर आप क्या राय? जी, हमारे इमरान भाई जो है बहुत अच्छे इंसान है, मगर इमोशनल बंदा है, इमोशंस में बह जाते हैं जुमला जब, हाँ, इमोशन में क्या होता है, इंटेलिजेंस इंसान का जो है कमज़ोर हो जाता है। मैं उनसे यही बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके इमोशंस को थोड़ा दबाइए, इंटेलिजेंस को बाहर लाइए। आपने तकरीबन 75 सालों में या फिर ये पावर में आने के बाद भी आपकी पार्टी ने इस मुद्दे पर कुछ भी काम भी नहीं किया, कोई स्टैंड भी नहीं लिया। आज सडनली सिर्फ और सिर्फ यहाँ के सिटिंग MLA के खिलाफ बोलकर कुछ पब्लिसिटी हासिल करने की नीयत से आप जो कोशिश कर रहे हैं, बराए मेहरबानी ये ना करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पर किसी का भी या हमारे पार्टी का भी कोई पर्सनल जाति मफाद की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि मुल्क में और हमारी रियासत में एक शांति और अमन कायम हो, जिसकी जो हक है वो उसी को मिले, किसी और का हक कोई और न छीने, संविधान और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, ये हमारी दावत है। तो आप क्या समझते हैं सर इस बात को, क्या जुमला समझते हैं या ये बस वोट खींचने की कोशिश? जी, वोट खींचने की इसमें कोई बात ही नहीं हो सकती, इससे कोई वोट आएगा भी नहीं उनको। ये बस जो है लोगों से वाह कवा लेने के लिए या फिर कुछ और लोगों की तरफ से तारीफ लेने के लिए या फिर कौम की जो है दर्द दिखाने की नीयत से लिए बोले होंगे, मगर ये दिखाने का मुद्दा नहीं है मेरे भाई। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस मुद्दे पे थोड़ा एहतियातन बात कीजिए। इस वक्त उनकी पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, उनकी पार्टी भी आज पावर में नहीं है,
उनकी पार्टी भी आज पावर में नहीं है, जब थे तब कुछ नहीं किए, जब पावर में नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन ज़रूरी हमको ये देखना है कि पार्टी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो लोग पावर में हैं, कॉर्पोरेटर बन के, एमएलए बन के, उन्होंने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, तो उनकी पार्टी क्या करेंगे सर। वो तो कोई ऐसा खुला बोल के नहीं आए कि हम लोग मुसलमानों के लिए काम करेंगे, उनका मुद्दा ही नहीं है। सही गलत का तो कुछ, वो लोग सेक्युलर बोलते हैं अपने आप को। देखिए सही गलत कब आएगा, जब आप इंसाफ की बुनियाद पर बात करेंगे सही गलत आएगा। इंसाफ कोई देखना ही नहीं चाहता है। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, वो इंसाफ पर बात ही नहीं करना चाहती हैं। आपने कांग्रेस का मुद्दा देखा होगा, तब बोला उन्होंने कि हम बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे बोल के कांग्रेस वालों ने स्टेटमेंट दिया। आज जैसे ही बाबरी मस्जिद गिरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बोलते हैं कि हम जो है जाएंगे मंदिर बनाएंगे। कौन बोल रहे? कांग्रेस वाले बोल रहे। तो हमें इंसाफ की बात करनी है, यहाँ मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं लाना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए।